हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबह सर। मैं लाया हूं आपके लिए अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सीबीएसई का अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर जो कि 2020-21 के लिए है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन। तो यहाँ पर जो सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को शो नहीं किया जाता, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसके बाद सी में बताया गया व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस बताए गए हैं सभी के सभी गुडविल से रिलेटेड हैं और गुडविल में जो ट्रीटमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ जो अपीयरिंग इन द बुक्स होती है गुडविल, उसका ट्रीटमेंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता है, जबकि न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स का ही ट्रीटमेंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रिजर्व कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ। तो रिजर्व कैपिटल जो होती है वो अनकार्ड अप कैपिटल का पार्ट होती है और अनकार्ड अप कैपिटल जो होती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का पार्ट होती है और इश्यूड कैपिटल जो होती है वो अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रिजर्व कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल भी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी है, इश्यूड कैपिटल है, लेकिन अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग रिजर्व कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्पोर्ट स्टार चैरिटेबल क्लब हैज़ इनकम ऑफ ₹16,000 एंड डेफिसिट debited to a capital fund of ₹4,300 for the year 2019-20. Then expenditure of the year 2019-20 is। जब एक्सपेंडिचर्स की हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर का फार्मूला होता है इनकम प्लस डेफिसिट। तो यहाँ पर 16,000 प्लस 4,300 कर दिया जाएगा जो कि हो जाएगा 20,300। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है 2019-20 के लिए वो 20,300 के हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर वुड बी। तो जब भी पार्टनर को फर्म ने अगर लोन दिया है तो उसको वापस लेते समय जो एंट्री की जाएगी वो बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन में ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कंपनी फॉरफीटेड 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज़ बीन पेड। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एंड 4,000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट द रेट विच दीज शेयर वर रीइश्यूड। तो इसमें जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो 10, 9 और 11, 8 पर शेयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट फॉरफीटेड निकाल लेंगे जो कि 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 12,000 अमाउंट हमने फॉरफीट कर ली है। इसके बाद अमाउंट कैन बी यूटिलाइज हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम सारे के सारे शेयर जो हैं वो रीइश्यू नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि हमने ₹3 पर शेयर हमने फॉरफीट किया है। तो अमाउंट कैन बी यूटिलाइज निकल कर आ जाएगा 6,000। 6,000 में से हमने जो डिस्काउंट दिया उसके बाद हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया और कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया है 4,000। जब हम 6,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया, जो कि निकल कर आ जाएगा 2,000। अगर हमने 2,000 का डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर तो हमने शेयर री इशू किए हैं 2,000। तो हमें ये निकालना पड़ेगा डिस्काउंट पर शेयर हमने कितना दे दिया। तो डिस्काउंट पर शेयर निकालने के लिए 2,000 जो डिस्काउंट दिया डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ री इशूड शेयर, इट मीन्स 2,000। तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा 1। इसका मतलब जब हमने रीइशू किया तो उस समय हमने रीइशू पे 1 का डिस्काउंट दे दिया। तो ₹10 फेस वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम 1 का डिस्काउंट दे दें तो हमने ₹9 पर शेयर में हमने शेयर को रीइशू कर दिया होगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ₹9 पर शेयर।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन credit balance of capital account of the partner was 50,000 share of loss on realization amounted to rupees 10,000 firm's liability taken over by him was rupees 8,000। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसको जो क्रेडिट बैलेंस है वो दिया जाना है, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 10,000 का जो कि लॉस हुआ उसके शेयर का, तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000। और इसके बाद जब उसने लाइबिलिटी टेकन ओवर कर ली तो उसकी वजह से उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो इसलिए ये हो जाएगा 48,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा 48,000। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी कोई पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है या उसको पे करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है तो उसकी एंट्री पास की जाती है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसीलिए 8,000 क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 48,000 उसे दिया जाएगा और 48,000 दिया जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अरुण एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1 बताया गया है और साथ ही साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना करके मशीनरी दिखाई गई है 40,000 की, और इसमें नीचे बोला गया है इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20% देन एट वॉट वैल्यू विल द मशीन बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो जब मशीन यहाँ पर दिखाई गई है वो दिखाई गई है अंडर वैल्यू बाई 20%, इसका मतलब जो मशीनरी इस समय बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है वो 80% के बराबर दिखाई दे रही है। तो इसको जब नई बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो इसको 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस 20, इट मीन्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80 इक्वल 50,000 का दिखाया जाएगा। और चूंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी 50,000 दिया गया है, तो इसीलिए यही डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है रेक्स, टैक्स एंड फ्लेक्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म in the ratio of 5:3:2 as per their partnership agreement. The share of deceased partners to be calculated on the basis of profit and turnover of the previous accounting year. Tax expired on 31st December 2019. Turnover till the date of death was 18 lakh. Their profit and turnover for the year 2018-19 amounted to rupees 4 lakh and 20 lakh respectively. An amount of will be given to executor as his share of profit till his date of death। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें उसके एग्जीक्यूटर का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि प्रॉफिट का परसेंट कितना रहा एज पर 2019, तो जो निकल कर आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो ये निकल कर आ जाएगा 20%, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर परसेंट बनानी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जब हमें प्रॉफिट कि निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो टर्नओवर दिया गया है वो ऑलरेडी टिल डेथ दिया गया है 18 लाख का, तो इसीलिए प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, जो कि निकल कर आ जाएगा 3,60,000। अब 3,60,000 ये प्रॉफिट फॉर द फर्म है और इसको निकालने के लिए अब हमें का शेयर निकालना पड़ेगा टैक्स का, तो टैक्स का शेयर निकालने के लिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स के शेयर, इट मीन्स 3/10 से जो निकल कर आ जाएगा 1,08,000। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,08,000। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर विच इज़ नोन एज। तो जब भी किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है, उसकी डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या कोई भी पार्टनरशिप डीड में चेंज किया जाता है, तो ये सिचुएशन कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जिसे हम जानते हैं वही आंसर करेक्ट है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब केवल और केवल पार्टनरशिप डीड में चेंज हुआ है, मतलब नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, जबकि फर्म जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी एज अर्लियर। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा बिजनेस जो होता है वो वाइंड अप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन का पूछा जा रहा है वो सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि जब रिटायरमेंट या डेथ होगी तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की ही कंडीशन क्रिएट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ABC आर पार्टनर्स, सी एक्सपायर्ड ऑन 18 दिसंबर 2019 एज पर एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर्स A and B डायरेक्टेड the accountant to prepare financial statement as on 18th December 2019 and accordingly
the share of profit deceased partner was calculated as rupees 12 lakh, which account will be debited to transfer C's share of profit। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसके बाद नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मल केसेस में अगर कोई भी पार्टनर एक्सपायर्ड होता है तो उस कंडीशन में जो उसका शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है वो किया जाता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं ए और बी, इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म है वो उसी डेट को मेंटेन कर दिए जाएं जिस डेट में वो एक्सपायर हुआ। इट मीन्स 18 दिसंबर को ही 2019 को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है ऑन द सेम डे ऑफ डिसीज्ड पार्टनर डेथ, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होने वाली चीज़ है वो डायरेक्टली डेबिट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में तब डेबिट किया जाता है जब ड्यूरिंग द ईयर होता है, लेकिन डेथ यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर ज़रूर हो रही है, लेकिन जब पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको सेम डे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा लेंगे तो ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं माना जाएगा, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है ई, एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑफ हिज अकाउंट इज टू बी personally borne by E. The net profit for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 3,12,000. Calculate the amount of deficiency to be borne by E. तो इसमें सबसे पहले तो G का शेयर निकाल लिया जाएगा, जो कि कैलकुलेट करेंगे 3,12,000 मल्टीप्लाई बाई 2/8 निकल कर आ जाएगा 78,000। अब उसको मिलना चाहिए था 80,000 और मिल रहा है उसको 78,000, इसका मतलब डेफिशिएंसी हो गई 2,000 की। तो जो 2,000 की डेफिशिएंसी है वही बॉर्न करनी पड़ेगी ई को, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पिक द ऑड वन आउट। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है रेंट ऑफ अ पार्टनर, इसके बाद मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी के सभी में सिर्फ और सिर्फ ऐसा है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ही इन सबसे अलग है, तो इसीलिए इसका यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि रेंट टू अ पार्टनर की बात करें, चाहे मैनेजर कमीशन की बात करें, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें, ये तीनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, जबकि केवल और केवल डी का ऑप्शन ऐसा है जो कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसीलिए इसका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी charged to income and expenditure account for the sports material consumed for the year 2019-20। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें हमें क्रेडिटर्स के बारे में बताया गया है, और जब भी क्रेडिटर्स के बारे में बताया जाता है और टोटल परचेज नहीं दी हुई होती है क्वेश्चन में, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ता है जिससे कि हमें क्रेडिट परचेज पता चल जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हमें कुछ अमाउंट्स डालनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से, जो कि हमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का दिया हुआ है, इसे डाल दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, जो कि 1 लाख का है। इसके बाद हमने इनको जो अमाउंट पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमने इनको 3 लाख का अमाउंट पेड किया है, तो इसको डेबिट साइड में डाल दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो इनका दिया हुआ है वो डाल दिया जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से। इसके बाद इसका टोटल कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी उसको डाल देंगे बाई वेंडर्स करके। यही वो अमाउंट है जितना हमने क्रेडिट परचेस किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, इसीलिए ये निकल कर आ जाएगा। जब इनको टोटल करेंगे बैलेंसिंग फिगर से तो ये निकल कर आ जाएगा 2,80,000। और 2,80,000 ये कैश परचेज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये क्रेडिट परचेज निकल कर आ गई है, तो टोटल परचेज के लिए हम कैश परचेज में इसको ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद बनाएंगे टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसमें लिखेंगे क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जो कि अभी हमने ऊपर अकाउंट बना करके निकाला है, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक, जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है इसका 1 अप्रैल 2019 का, वो ऐड कर दिया जाएगा, और लेस कर देंगे जितने हमने बुक्स वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। और ये सोल्ड करने के बाद जो डिफरेंस निकल कर आएगा वही हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, और यही अमाउंट हमें शो करनी पड़ेगी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, इट मीन्स 4,35,000। क्वेश्चन में ये कंपल्सन नहीं है कि आप इसी मेथड से करेंगे, अगर आप डायरेक्ट वे में करना चाहें तो भी इसको कर सकते हैं, जिसमें कि क्रेडिटर्स अकाउंट आप ना बना करके डायरेक्ट वे में अगर करना चाहें तब भी कर सकते हैं। चाहे आप एग्जाम में ये मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, दोनों ही मेथड आपके करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के ही और पार्ट में बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20। तो इसमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले डाल दिया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और बाय बैलेंस बीडी के नाम से डालेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग। जो एडवांस इन द बिगिनिंग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000 का, वो डाल दिया जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड में डाल देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, जो कि हमें एरियर्स दिए हुए हैं, मतलब हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया जाएगा 40,000 का। इसके बाद क्रेडिट साइड में डालेंगे जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें मिला है 7,80,000 का अमाउंट, वो डाला जाएगा, जो कि हमें फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद इसमें दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में ही बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से 15,000 दिखा देंगे। ये वो अमाउंट है जितना हमें लॉस हो गया, मतलब बैड डेप्ट हो गया, जो अब हमारे लिए रिकवर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट साइड में ही, जो कि हमें 4th नंबर पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000 का अमाउंट। इसके बाद डेबिट साइड में दिखा देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, अभी हमें नहीं पता। इसके बाद टू बैलेंस सीडी डाल देंगे, जो कि एडवांस एट द एंड होगा। अब एडवांस एट द एंड यहाँ पर क्वेश्चन में कहाँ से आएगा, जो इसका फर्स्ट दिया हुआ है बॉक्स, इसमें देखिए दिया हुआ है 30,000 फॉर 2020-21 का दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है 2020-21-22 के लिए। इसका मतलब 40,000 का तो ये एडवांस हो गया, 30,000 प्लस 10,000। और इसके बाद सेकंड वाले में दिया हुआ है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2020-21, सेकंड नंबर में भी दिया हुआ है 15,000 का। तो इस तरीके से 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 55,000 का। इसके अलावा इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, दोनों साइड का टोटल कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो निकल कर आ जाएगी, वो डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सामने 7,85,000, और यही 7,85,000 का अमाउंट है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 में, बोला गया है रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 April 2019 is stood at 2 lakh, 1,20,000 and 1,60,000 respectively. Each partner bid rupees 15,000 during the financial year 2019-20. As per the provisions of their partnership deed, interest on capital was to be allowed at the rate 5% per annum. Interest on drawing was to be charged at the rate 4% per annum. Profit and losses were to be shared in the ratio of 5:4:1. The net profit of 72,000 for the year ended 31st March 2020 was divided equally among the partners. Without providing the term of the deed, you are required to pass a single adjustment entry to rectify the error. Show the working क्लियरली। इसका मतलब हमें इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, जिसमें हमें टेबल में हम सबसे पहले क्रेडिटेड वाले अमाउंट लिखेंगे। तो इसमें दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, उसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया जाएगा और 5% की रेट से कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा 10,000, 6,000, 8,000, जो कि हम टोटल कर देंगे फर्म वाले में 24,000। जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है वो फर्म के लिए हमेशा उसका अपोजिट यानी डेबिट हो जाता है, क्योंकि हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और जो फर्म वाला अकाउंट होता है वो मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे, जो कि माइनस का फिगर पड़ जाएगा, 300, 300, 300 हो जाएगा तीनों का, और इसके बाद फर्म में इसका अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो जो हमने किया है 24,000, 24,000, 24,000 माइनस कर दिया जाएगा, और इसके बाद जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, रोहित का माइनस में निकल कर आएगा 14,300, और रमन का निकल कर आ जाएगा 18,300, और रैना का निकल कर आ जाएगा 16,300। इसके बाद जो प्रॉफिट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा, और ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगी तीनों पार्टनर्स में। तो सबसे पहले डाल देंगे इसको, जो 48,900 है, इसी को हमें बांटना है। 48,900 को इनके 5:4:1 में, जो कि एक्चुअली इसमें बंटना चाहिए था, जब बांटेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 24,450, 19,560, 4890, और इसके बाद इसका टोटल किया जाएगा। अब जब टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जब निकालेंगे तो नेट इफेक्ट जो निकल कर आएगा
उसमें रोहित का निकल कर आ जाएगा 10,150 पॉजिटिव निकल कर आ रहा है इसका, रमन का भी पॉजिटिव निकल कर आ रहा है 1,260 और इसके बाद रैना का निकालेंगे तो ये निगेटिव निकल कर आ रहा है 11,410। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी और जर्नल एंट्री बन जाएगी रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट, और जो हमने अमाउंट नेट इफेक्ट में निकाला था वही अमाउंट यहाँ पर डाल दिया जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहीं और में बोला गया है ए बी आर पार्टनर्स इन अ रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. Their drawing during the year were 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum on opening capital had been provided to them. मतलब ये ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। इसके बाद ये हुआ है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वर ₹90,000 शो योर वर्किंग क्लियरली। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल क्लोजिंग कैपिटल देख लेंगे। टोटल क्लोजिंग कैपिटल जैसा कि क्वेश्चन में दी हुई है 1,60,000 प्लस 1,40,000 ये हो जाएगी 3 लाख। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टोटल ड्राइंग जो कि ए और बी ने मिलकर के की, वो 60,000 की है। तो 60,000 की इसलिए क्योंकि 30,000 की ईच ने की तो दोनों ने मिलाकर के 60,000 की होगी, इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट बताया गया है और नेट प्रॉफिट में जितना हमने इंटरेस्ट दिया होगा वो भी शामिल होगा और जितना हमने प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट बांटा होगा वो भी शामिल होगा। तो इसीलिए 90,000 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी थी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिगिनिंग में रही होगी 2,70,000 और 2,70,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया होगा 10%, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, तो निकल कर आ जाएगा 27,000। इसका मतलब एक्चुअली जो हमने प्रॉफिट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है वो 90,000 में से 27,000 माइनस करने के बाद इट मीन 63,000 का ही प्रॉफिट केवल ट्रांसफर किया होगा। अब इसके बाद बनाएंगे हम एक नॉर्मल टेबल जिससे कि हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाए। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल बना लेंगे। इसमें सबसे पहले लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, क्योंकि दोनों का ड्राइंग अलग अलग जो था वो 30,000 का रहा था, तो इसीलिए उसको ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे वो प्रॉफिट का शेयर जो हमने इनको क्रेडिट किया होगा। चूँकि हमने प्रॉफिट का शेयर अभी निकाला था टोटल 63,000 का था, तो वो 63,000 का जो इनका शेयर था वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 37,800 और 25,200। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो 1,52,200 और 1,44,800 बचेगा। इसमें भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अमाउंट ये पता है कि कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने अमाउंट डाला था 27,000। अब 27,000 जो हमने डाला होगा ऑब्वियसली वो भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही निकाला होगा, क्योंकि कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। तो चाहे तो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं और चाहे तो सेकंड मेथड भी है हमारे पास, उससे भी निकाला जा सकता है। पहले तो हम नॉर्मल वे में ही निकाल लेते हैं इसको। जो 27,000 का था वो इनके कैपिटल के रेशियो में हमें चूंकि डालना है तो उसी के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाएगा और निकालने के बाद यहाँ पर अमाउंट शो कर दिया जाएगा, जो कि आ जाएगा 13,836 और 13,164। इसके बाद जब ये भी माइनस कर दिया जाएगा तो इनका एक्चुअली अमाउंट निकल कर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल कितना है, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज दी गई हैं। यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस भी हमें अकाउंट बना के दिखाया गया है और इसमें जो अमाउंट्स हमें फाइंड आउट करनी है उनमें क्वेश्चन मार्क बताया गया है। तो क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग करेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट से, क्योंकि इसका जो डेबिट साइड का है उसका टोटल हमें गिवन है और केवल 2 अमाउंट हमें गिवन है और थर्ड अमाउंट हमें निकालना है। तो 1500 में से 600 माइनस कर दिया जाएगा, मतलब 1200 माइनस कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा यहाँ पर अमाउंट कितना आना चाहिए। तो यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आ जाएगा 300। इसके बाद 300 शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पर जो है वो डेबिट हुआ है, मतलब 2 शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने डाला है। इसका मतलब हमने जब री इशू किया होगा तो री इशू करने के टाइम पर हमने इतना डिस्काउंट दे दिया होगा, इसीलिए ये एंट्री नंबर सेकंड में जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हुआ है वहाँ पर भी 300 ही आ जाएगा। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नरेशन में बताया गया है 9 रुपीज़
पर शेयर पर हमने फुल्ली पेड करके शेयर रीइशू किया। अगर हमने 9 रुपीज़ में हमने शेयर रीइशू किया तो इसका मतलब 10 रुपीज़ वाला शेयर जो है उसकी हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया होगा। तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने 1 शेयर पर, तो 300 हमने यहाँ पर अमाउंट डाला हुआ है। इसका मतलब 3 रुपये 1 रुपये पर का डिस्काउंट दिया 1 शेयर पर, तो 300 रुपीज़ का अगर हमने डिस्काउंट दिया तो हमने टोटल शेयर कितने रीइशू किए होंगे, 300। तो इस तरीके से ये नरेशन में जो शेयर्स के बारे में बताया गया है तो हमने 300 शेयर्स रीइशू किए होंगे, इसीलिए 300 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया है। अब चूंकि हमने 300 निकाल लिया है तो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट डालते हैं जितने का शेयर होता है और नंबर ऑफ शेयर, तो इसका मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर 3000 अमाउंट आ जाएगी। और इसके बाद जो बैंक में अमाउंट आती है वो जितने शेयर होते हैं वो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर मल्टीप्लाई बाय इश्यूड अमाउंट, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 9, इस तरीके से 2700 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब हमसे जो फर्स्ट एंट्री में बोला गया है वो फर्स्ट एंट्री में हमें ये बताया गया है कि 1000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल रखा है। तो 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में नरेशन में भी साथ में देखिए जिसमें बताया गया है इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का 2 रुपीज़ था, प्रीमियम का 2 रुपीज़ था जो कि हमें नहीं मिला। इसका मतलब हमें 1000 रुपीज़ नहीं मिला, तो 2 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ शेयर पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 500, 1000 डिवाइडेड बाय 200, 500 शेयर्स निकलने के बाद अब हमें यह देखना है कि अगर हमने 500 शेयर फॉरफिट किए तो हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं वो तो हमने निकाल लिया। अब कितना अमाउंट कहाँ पर दिखाना है, तो सबसे पहले तो कॉल सिनेरियर में देखिए, कॉल सिनेरियर में हमें अमाउंट दे रखा है 3500 का और 500 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं। इसका मतलब जो कॉल सिनेरियर बना है अगर हम उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपीज़ की कॉल हमें नहीं मिली, कॉल नहीं मिली, ये हमें पता लग जाएगा। 3500 डिवाइडेड बाई 500 कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 7। इसका मतलब हमें 7 रुपीज़ की कॉल नहीं मिली, जो कि नरेशन में डाल दिया जाएगा 7 पर शेयर। इसके बाद जब 7 रुपीज़ की हमें कॉल रिसीव नहीं हुई और हमने रिसीव कितना कर लिया होगा, रिसीव कर लिया होगा ऑब्वियसली 10 - 7 = 3 रुपीज़ हमने पर शेयर रिसीव कर लिया होगा, तो शेयर फॉरफिचर में पड़ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब 1500। और इसके बाद शेयर कैपिटल में हम जो डालेंगे वो अमाउंट पड़ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि अगर हमने जितना शेयर जो कॉल्ड अप किया है वो अमाउंट हम डालते हैं शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पर चूंकि हमने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया है तो इसीलिए शेयर कैपिटल में डाल दिया जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये 500 मल्टीप्लाई बाई 8 क्यों आएगा यहाँ पर, वो उसकी वजह ये है क्योंकि नॉन पेमेंट कितने का हुआ, 7 रुपीज़ का। अब नॉन पेमेंट हुआ है 7 रुपीज़ पर शेयर का, जिसमें कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब उसमें केवल जो अमाउंट है वो कितने का रहा होगा, 5 रुपीज़ का कैपिटल का अमाउंट रहा होगा, और 5 रुपीज़ कैपिटल का अमाउंट जो हमें नहीं मिला प्लस 3 रुपीज़ कैपिटल का वो अमाउंट जो हमें ऑलरेडी मिल गया, हमने शेयर कैपिटल इसमें फॉरफिचर अकाउंट में डाला है। इसका मतलब 8 रुपीज़ कॉल्ड अप रहा होगा, तो इसीलिए 500 मल्टीप्लाई बाई 8 डाल देंगे, 4000 का अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ये पड़ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा क्योंकि हमने सारी की सारी अमाउंट फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ पार्टनर्स एक्स वाई ए एंड वी। तो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000 वर टू बी वॉर्न बाय एक्स दिया हुआ है अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। तो जब भी कोई पार्टनर जिसको बियर करने होते हैं उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है और जिसने पार्टनर ने पेड कर दिया उसका अकाउंट क्रेडिट कर लिया जाता है। तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में 5000 डाल दिया जाएगा। इसके बाद बी में पूछा गया है सेकंड नंबर पर पॉइंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹25,000 comprising 1000 shares had been written off from the books of completely. These shares are valued at 20 each and were divided amongst the shareholder. तो इनको राइट ऑफ कर लिया गया है चूंकि सारे के सारे जो शेयर थे वो शेयर इनके पार्टनर्स ने ले लिए। तो जितने भी पार्टनर्स जब भी कोई असेट टेक ओवर करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लिया जाता है और एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या तो यहाँ पर बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चूंकि सभी ने बराबर लिए हैं तो इसीलिए 20,000 का जो अमाउंट है, अब 20,000 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली बताया गया है कि 25,000 के हैं जो कि कंपेयरिंग 1000 शेयर्स हैं और जिनकी 20 ईच की
वैल्यू है, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 20,000 का हो गया, तो 20,000 को 4 से डिवाइड करके ईच पार्टनर में 5,000 डाल दिया जाएगा। इसके बाद बोला गया है वाइज लोन ऑफ ₹50,000 सेटल्ड एट 40,000। जो वाई का लोन है वो 48,000 में सेटल्ड कर दिया गया। इसका मतलब वाइज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, जो कि हमें प्रॉफिट हो गया वाई का लोन सेटल करने में। इसका मतलब 50,000 वाई के लोन में डेबिट कर देंगे, बैंक से जितना हमने पे किया 48,000 डाल देंगे और रियलाइजेशन पर हमें प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में बोला गया है मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ ₹6 लाख वॉज गिवन टू क्रेडिटर टू अ डिस्काउंट ऑफ 20%। जब भी कोई एसेट किसी भी क्रेडिटर को दे दी जाती है इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती, इसीलिए इसके लिए नो एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है अजय, विनोद एंड चंद्रा entered into partnership on 1st April 2019 with a capital of ₹3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. In addition to capital, Chandra has advanced a loan of ₹1 lakh. Since they had no agreement to guide them, they faced following issue during एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले में पूछा गया है अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। तो इसका ये जो मांग रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। इसके बाद है सेकंड नंबर पर बोला गया है चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड एट द रेट 10%, बट अजय एंड विनोद वांटेड टू से पे 5%। तो यहाँ पर भी उसको 6% का पेमेंट दिया जाएगा, ना तीनों ही पार्टनर की बात नहीं मानी जाएगी, ना तो 10% को एग्री किया जाएगा ना ही 5% को। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन 6% हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चंद्रा इज नॉट एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, तो इसीलिए इनकी किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप प्रोविज़न जो प्रॉफिट शेयर होता है वो इक्वल होता है। इसके बाद फोर्थ में पूछा गया है विनोद बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिमांड अ लमसम पेइंग ऑफ ₹40,000 एज रेम्यूनरेशन फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट एग्रीमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द हेल्प देम रिजॉल्व दिस इशू। तो इसमें भी जो 40,000 का अमाउंट जो वो मांग रहा है एज अ सैलरी एज अ रेम्यूनरेशन, वो भी उसको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इन द पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस में होती है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए इसका ये जो प्रपोजल है ये भी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिश फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इसमें। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट डाल करके। यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में क्वेश्चन में बताया गया है देयर वर 600 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, तो इसीलिए 600 मल्टीप्लाई बाय 100 करके सब्सक्रिप्शन में अमाउंट डायरेक्टली डाल दिया जाएगा। इसके बाद इंट्रेंस फीस जो दिया हुआ है बाई इंट्रेंस फीस के नाम से डाल देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है, इसलिए छोड़ देंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट छोड़ देंगे। सेल्स ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। बुक वैल्यू जिसकी थी 15,000 और 5,000 में हमने बेच दिया, तो इसका मतलब इसमें लॉस हो गया 10,000 का। ये लॉस डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट के नाम से। और इसके बाद जो दिया हुआ है डॉक्टर्स कोचेज हैनोरोडियम, तो हैनोरोडियम एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। मेडिसिन के नाम से दिया हुआ है, तो मेडिसिन और कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये मान लिया जाएगा कि इतने की मेडिसिन हमने कंज्यूम कर ली, तो मेडिसिन कंज्यूम्स के नाम से डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट दिए हुए हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट हैं, तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट नहीं होगा, छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जनरल एक्सपेंस दिए हुए हैं, डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा। फर्नीचर दी हुई है, फर्नीचर जो है वो एसेट है, इसलिए उसको भी छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद न्यूज़पेपर दिया हुआ है, इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दिए हुए हैं, इसको भी डेबिट साइड में शो कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन में जो दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 15,000 का, और ड्यूरिंग द ईयर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें रिसीव हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड
20,000 का, तो टोटल अमाउंट जो है वो हो जाता है 35,000, जबकि हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 60,000 के। तो 60,000 के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से हमारे पास जितना फंड अवेलेबल है वो माइनस कर दिया जाएगा 35,000 का, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा 25,000 का वो शो कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से। इसके अलावा नीचे और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मेडिकल इक्विपमेंट दिए हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, चूंकि हम डायरेक्ट वे में निकाल चुके हैं इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट वाज ₹25,000 दिया हुआ है, ये डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, दोनों साइड का टोटल कर दिया जाएगा, टोटल आएगा 1,21,500, और बैलेंसिंग फिगर जो निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी 21,500। चूंकि यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसीलिए जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी वो हो जाएगी बाय डेफिसिट, और इसे क्रेडिट साइड में डाल दिया जाएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है, नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेज ऑन 1 अप्रैल 2020। द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी टू बी टेकन ओवर आर। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जिसमें बुक वैल्यू बताई गई है और एग्रीड वैल्यू बताई गई है। तो जब भी हम बिजनेस परचेस करते हैं तो एग्रीड वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, ना कि अदर किसी चीज़ को। तो यहाँ पर जब हम टोटल करते हैं इसका, तो 35 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, इतनी हमने एसेट ली हैं, तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल जो है वो हो जाता है 51 लाख का। 51 लाख में हमने इनके एसेट ली हैं और 4 लाख की हमने इनसे लाइबिलिटी लिए हैं, तो हमें इनको अमाउंट एक्चुअली देना चाहिए 47 लाख का। लेकिन नीचे क्वेश्चन में बताया गया है, इट वॉज डिसाइडेड टू पे द परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक एंड द बैलेंस बाई इशूइंग 2 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो 20 ईच का है, 25% का हम प्रीमियम ले रहे हैं, तो 20 का 25% जो है वो हो जाएगा ₹5। इसका मतलब हम ₹25 का 1 डिबेंचर इशू करेंगे, और जब 1 डिबेंचर ₹25 का इशू करेंगे तो 2 लाख जो डिबेंचर्स हैं इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2 लाख, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 50 लाख। 50 लाख तो हम इनको डिबेंचर इशू करके दे देंगे और 7 लाख हम इनको थ्रू चेक देंगे। इसका मतलब टोटल अमाउंट इनको दे रहे हैं 57 लाख, जबकि हमें इनको देना कितना चाहिए, देना चाहिए हमको इनको केवल 47 लाख। जब 47 लाख देना चाहिए और 57 लाख दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो ट्रीटेड एज गुडविल हो जाएगी। तो इसीलिए एंट्री कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू अजय एंटरप्राइजेज। जितनी एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट दी गई हैं वो वैसे ही डाल दी जाएंगी, चूंकि हमने इनको परचेज कंसिडरेशन जो दे रहे हैं वो 2 लाख प्लस 50 लाख का दे रहे हैं, 7 लाख प्लस 50 लाख का दे रहे हैं, तो वो डाल दिया जाएगा अजय एंटरप्राइजेज में, और इसके बाद जो गुडविल का वैल्यू निकाली थी वो डाल दी जाएगी गुडविल अकाउंट में। इसके बाद जब हमने इनको पेमेंट दिया तो पेमेंट करने की एंट्री कर दी जाएगी, अजय एंटरप्राइजेज डेबिट हो जाएगा 57 लाख से, और इसके बाद जितना हमने अमाउंट इन्हें चेक के थ्रू दिया वो 2 बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा 7 लाख, और बैलेंसिंग जो अमाउंट था वो 50 लाख का हमने इनको डिबेंचर इशू करके दिया, तो 9% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे। चूंकि हमने 2 लाख डिबेंचर किए जिनकी वैल्यू थी ₹20 ईच, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 ये डाल दिया जाएगा डिबेंचर के सामने, और इनको हमने ₹5 प्रीमियम पर हमने इशू किया था, तो इसीलिए डाल दिया जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, और इसमें अमाउंट डाल दिया जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। इसी के सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि on 1 April 2019, Jet Limited issued 8% debentures of ₹100 each at a premium of 5% to be redeemable at a premium of 10% after 5 years. The entire amount was payable on application. The issue was oversubscribed to the extent of 10,000 debentures, and the allotment was made proportionately to all the applicants. The security premium amount has not been utilized for any other purpose during the year. Give journal entries for the issue of debenture and writing of loss on issue of debenture account. अब यहाँ पर हमें जो ट्रीटमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें एंट्री करनी है इशू डिबेंचर को करने की, तो जो कि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और चूंकि हमने प्रीमियम पर इनको इशू किया है तो इसीलिए जो एंट्री बनेगी वो 21 लाख से बन जाएगी। 21 लाख से इसलिए क्योंकि 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और ₹105 का 1 डिबेंचर इशू किया है।
इसके बाद सेकंड एंट्री ट्रांसफर करने की करेंगे, जिसमें कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब इसमें जो अमाउंट पड़ेगा वो डिबेंचर जितने के हमने इशू किए वो 21 लाख के, वो तो डाल देंगे डिबेंचर एंड एप्लीकेशन के सामने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने। इसके बाद जब हमें कंडीशन दे रखी होती है साथ में ही रिडेम्पशन की, तो रिडेम्पशन को अगर हम प्रीमियम पर करते हैं तो प्रीमियम के रिडेम्पशन जो होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, तो उसको अभी कंसीडर कर लिया जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डाल दिया जाएगा 1 लाख। और इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी सेम अमाउंट 1 लाख की ही क्रेडिट कर दी जाएगी, क्योंकि इनकी अमाउंट हमेशा सेम रहती है। इसके बाद टू 8% डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू डाल देंगे, जो कि इसकी अमाउंट जो है वो हमें दी हुई है 10,000 डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से 10 लाख आ जाएगा। इसके बाद 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो इसका मतलब 10 लाख हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया जाएगा, चूंकि 5 रुपीज़ का प्रीमियम है तो इसलिए अमाउंट आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद जितने को हमने डिबेंचर नहीं दिया उनको रिडेम्पशन, जिनको हमने मतलब डिबेंचर अलॉट नहीं किए उनका जो होगा वो अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट करके डाल दिया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में हमें बताया गया है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है इसके अलावा हमने किसी पर्पज से यूटिलाइज नहीं किया, तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको एडजस्ट किया जाएगा सबसे पहले तो प्रीमियम से, और प्रीमियम के बाद जो अमाउंट बचेगा वो डाल दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसलिए लॉस ऑन डिबेंचर जितना भी हुआ वो हम डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इस तरीके से 50,000 1 लाख डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।